स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देख लिया था, इस टर्न पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है इसका। बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन करना है बस हमको, कि मान लिया आपने कि लेट डेल्टा एक्स आपका कोई फंक्शन है जो डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है, ये आएंगे आपके पास, लेकिन डिफरेंशिएशन के ज्यादा आता है अगर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वगैरह में आया। इंटीग्रेशन पे तो बस पढ़ लिया है हमने। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट तो करेंगे वो बात ठीक है, लेकिन देखो ये f1x आया, ठीक है, ये आपका f2x आया, ये आपका f3x आया, ठीक है, पहली रो के तीनों एलिमेंट हो गए फंक्शन ऑफ x। अब इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो जो जहां तक हमें पढ़ना है, ये ऐसा नहीं है कि अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं उसके अलावा कुछ होगा तो हो नहीं सकता, हो सकता है, हम नहीं अटकेंगे इतने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। अब जो बाकी की दो रो हैं उनमें कांस्टेंट होना चाहिए, आपके लेवल पे इतनी बात है बस, ए बी सी पी क्यू आर, जहां पे बात ये हो गई कि F1 F2 और F3 जो है ये फंक्शंस ऑफ x हैं, ठीक है, एंड ए बी सी पी क्यू आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये अपने आप में कांस्टेंट है, रियल नंबर वो तो आएगा ही नहीं, खैर कॉम्प्लेक्स के तो इंटीग्रेशन की बात ही नहीं होनी है। अगर आपको सर अगर दोनों रो में आ जाए तो, या दोनों कॉलम में आ जाए, एक कॉलम में होना चाहिए बस एक्स का फंक्शन, तो भी हो जाएगा, फिर आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है, कभी नहीं इस तरीके की बात करेंगे वो। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है कि आपको यही याद रखना, आपके पास क्वेश्चन आया है, अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो वो इसी टाइप का होगा जिसके अंदर एक रो या एक कॉलम होगी सिर्फ एक्स का फंक्शन, बाकी नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के पहले उसे बनाएंगे कि सिर्फ एक ही रो में आ जाए, ठीक है, एक्स से एक्स काट दिया कहीं कहीं, समझ रहे हो बात, ठीक है। आओ तो पॉइंट क्या लिखवा दो, वी कैन ओनली अप्लाई integration when only one row या column are functions of x, rest two rows या columns are constant, constant वैल्यू होगी तभी लगाएंगे आप, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लिखा था, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या था मेरे पास, यहां पर था मेरे पास f1x पहला फंक्शन, यहां पर था f2x, यहां पर था मेरा f3x, ठीक है, और यहां पर a b और c, ठीक है, और यहां पर आपके पास डी ई एफ पी क्यू आर, जो भी लिखना चाहो मर्जी है, पी क्यू और आर, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन अगर कर दिया तो देखो, इंटीग्रेशन अगर मैंने किया तो इंटीग्रेशन में ये एक्स का फंक्शन था, dx आ जाएगा, इज इक्वल टू अपना अपना इंटीग्रेशन तीनों पर, f1x dx, इंटीग्रेशन में आ गया f2x dx, इंटीग्रेशन में आपके पास f3x dx, ठीक है, और यहां पर आ गया a, अरे कहां चलेगा ये, यहां पर आ गया a, ये b, ये c, और यहां पर आ गया p, ये q, ये r, ठीक है, तीनों का अपना अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन होगा ना तो इसका एक तो इंटीग्रेंड आएगा, वो इंटीग्रेशन का आंसर प्लस सी आएगा, इसमें प्लस सी आएगा, उसमें प्लस सी आएगा, ठीक है। वो तीनों चीज आपको पता है, पहली रो ऐड होकर लिखी हुई है तो एक और डिटरमिनेंट बन जाएगा, एक तो इनके इंटीग्रेशन का और एक और डिटरमिनेंट। इसीलिए क्वेश्चन हम करेंगे ना वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे करेंगे। आपको लगेगा सर डेफिनेट तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो आप अरे लिमिट तो पुट कर लोगे ना, फिजिक्स में इतना तो पढ़ रखा है कि लिमिट पुट कर ले, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, बस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन थोड़ी करेंगे हम, सिंपल सा क्वेश्चन देखना, ठीक है। इतनी बात में क्लैरिटी है कि आपका जो पहली रो थी या दूसरी रो होती है, तीसरी रो होती है, पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम, कुछ भी होता, उन सब पे अपना अपना इंटीग्रेशन लग गया, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा वो एक और डिटरमिनेंट बना देगा, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इनके साथ, ठीक है। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या है आपके पास 169, यहाँ एक्स स्क्वायर 4x, यहाँ पर x, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर 3 और -7, ठीक है। देन इंटीग्रेशन में 0 to 1, ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, आपको किताब में मिलेगा आसानी से, dx की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, बस एक सेकंड। अरे
ठीक है, हो गया ये। अभी नहीं बनने चाहिए, चलो ठीक है। ये इंटीग्रेशन निकालना है आपको, तो उसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि सर इंटीग्रेशन में भी आपने बताया ये दूसरा कॉलम है, बिल्कुल ठीक बात है, इसके अंदर एक्स पड़े हुए हैं, ये तीसरे कॉलम में भी तो एक्स पड़ा हुआ है एक, भले ही बाकी दोनों कांस्टेंट है, यहां भी एक्स आ गया, ये तो हमें नहीं चाहिए। अगर ये चाहिए होगा तो वो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। इसका मतलब आपको कुछ ऐसा करना है इस डिटर्मिनेंट के अंदर जिसके अंदर सिर्फ यही कॉलम रह जाए या सिर्फ ये वाली रो रह जाए। इस रो में दो है ना टर्म, इस रो में आपको तीनों रो में आ रहा है टर्म, इन दोनों रो से हटाओ, इसी में लाओ तीनों टर्म, ऐसा कुछ करना है। तो देखो क्या करेंगे कि आपने लिखा यहां पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक्स को कॉमन निकाल लिया, क्या गया है टेकिंग एक्स कॉमन फ्रॉम कॉलम टू, कॉलम टू से आपने एक्स कॉमन ले लिया है, एक्स को कॉमन लूंगा, यहां एक्स बचेगा, यहां 4 यहां 1, एक्स बाहर लिख दिया, या 1 एक्स एक्स स्क्वायर, या 6 4 और 3, या 9 1 और -7। ये जो x मैंने बाहर लिया, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, आपको पता है इस रो में पड़े हुए हैं x, इसी रो में मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब एक रो रह जाएगी x की, ये वैल्यू बराबर आएगी आपके पास x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहां पर 6 4 और 3, और यहां पर 9 1 और -7, ये आपका डेल्टा x आ चुका है। ये आपका डेल्टा x आ चुका है, ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये जो डेल्टा x आ गया है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो 0 से 1 में, 0 से 1 तो लिमिट है, बाद में पुट करनी है, तो इंटीग्रेशन होगा, अगर एक रो के अंदर x के फंक्शन पड़े हुए हैं तो उसी रो का होना है इंटीग्रेशन। तो आपको पता है 0 से 1 के अंदर अगर मैं डेल्टा x dx करूं तो वो अपने आप में 0 से 1 में x dx इसका इंटीग्रेशन, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन, 0 से 1 में एक्स क्यूब dx इसका इंटीग्रेशन, यहां पर 6 4 और 3, और यहां पर 9 1 और -7। ठीक है, आपको पता है x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 की लिमिट पुट करना आप जानते होगे, इतना मुझे उम्मीद है, इतनी बात में तो आपको तकलीफ नहीं होनी है। ठीक है, तो पहला वाला तो आंसर निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन x का और लिमिट 0 से 1 की। अगला वाला आया एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 से 1 की। फिर अगला वाला आया एक्स की पावर 4 बाई 4 और लिमिट 0 से 1 की, और यहां पर 6 4 और 3, और यहां पर 9 1 और -7। ठीक है, आपको पता है अपर लिमिट पुट करूंगा पहले 1 माइनस में, फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करी मैंने तो 1/2, और लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0, यहाँ 1/3 और वो 0, यहाँ 1/4, यहाँ पे 6 4 और 3, और यहाँ पर 9 1 और -7। देखना भाई ये आया आपके पास, ये इंटीग्रेशन निकला हुआ है। इस इंटीग्रेशन के अंदर ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है निकल के, अगर आप पहली रो और दूसरी रो को ध्यान से देखो तो मैं 12 कॉमन ले रहा हूं फ्रॉम रो 2, क्योंकि मुझे दिख गया प्रोपोर्शनल है, मैंने 12 को बाहर रख दिया, ये 1/2 अपनी जगह, ये 1/3 है, ये 1/4 है। अगर मैंने 12 लिया यहां से कॉमन तो डिवाइड होकर निकलेगा कितना आएगा 1/2, यहां से लिया है तो 4 में डिवाइड होगा 12 का तो 1/3, और 3 में होगा तो 1/4, और यहां पर 9 1 और -7। आपको दिख रहा है रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हो चुकी है, कितना आंसर निकल कर आ रहा है 0। आइडेंटिकल रोज, आंसर कितना आ रहा है 0, कोई तकलीफ नहीं होगी इतने में तो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात में आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 सेकंड इसका पेन ठीक करवाऊं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट में इतनी बात थी हमारे पास, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन तब करना है हमको जब हमारे पास एक ही रो में फंक्शन हो या एक ही कॉलम में फंक्शन हो। ठीक है, उसके अलावा नहीं तो आप एक्सपेंड करोगे। उसके बाद दूसरी ऐसी छोटी सी चीज आती है, वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, मान लो आपका दो डिटरमिनेंट है, आपका a1 b1 c1, ये आपका a2 b2 c2, ये आपका a3 b3 c3, ये मल्टीप्लाई और आपका p1 q1 r1, ठीक है, और आपके पास p2 q2 और r2, और आपका p3 q3 और r3। इसका काम मुझे सिर्फ वेक्टर में पड़ेगा आके। दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होती है तो इसका रो इसकी कॉलम से इसकी रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, वो काम आप कर सकते हो। तो मल्टीप्लीकेशन कैन बी पॉसिबल, मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन।
बी डन। रो को रो से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने सॉरी रो को कॉलम से भी बताया, और इसके अंदर आप रो को रो से भी कर सकते हो, आप कॉलम को रो से कर सकते हो, आप कॉलम को कॉलम से कर सकते हो कि पहली रो को पहली रो से ये रो को रो से मल्टीप्लाई करना क्या है कि इसकी पहली रो से मल्टीप्लाई होगी भाई कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, तब पहला टर्म लिखा जाएगा जो फाइनल आंसर होगा। इसकी पहली रो दूसरी रो से मल्टीप्लाई होगी, इसकी पहली रो तीसरी रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी दूसरी रो पहली रो से मल्टीप्लाई होगी। आपको लग रहा है आंसर में क्यों सर नहीं पड़ रहा है, मैं तो ये देखा सर, अरे आपका दिल आप ये कर लो, आपको अच्छा लग रहा है वैसे कर लो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर अगर आप रो इनटू कॉलम कर रहे हो तो A1 P1 B1 P2 और C1 P3 आ रहा है, ये आ रहा है। अगर मान लो मैंने इस डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो इस डिटर्मिनेंट पे कोई असर तो पड़ा नहीं, ये वही डिटर्मिनेंट है। तो अब ये जो चीज है, ये आपका A1 P1 B1 P2 और C1 P3 आ रहा था, ये यहां पहुंच चुकी है, यहां पहुंच चुकी है। सिमिलर तरीके से आप सोचोगे अगर वो वहां पहुंचा सकते हैं, तो अगर रो इनटू रो कर रहे हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप बोले सर उससे कैसे आएगा, तो सोचो अगर इस डिटर्मिनेंट का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया, तो P1 Q1 R1 यहां लग जाएंगे आकर, और आपने इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई किया है, और जब ट्रांसपोज लेने के बाद करोगे इसका तो आपको लगेगा कि ये तो यहीं पर है, ये तो वही है कॉलम वाले। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि हमने तो मैट्रिक्स में ऐसा देखा है, तो आप सोचो रो और रो कर रहे हो, इस रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस रो को, तो ये रो यहां आ तो सकती है, ये रो यहां आ सकती है। कैसे? डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, तब आपके वो टर्म इन्हीं से तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे जब यहां आ चुका होगा, तो उसको वैसे ही लिख दो। फिर कॉलम और रो कैसे? अरे इसकी ये वाली रो उधर वाले रो से मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मैंने इसके इधर उधर कर दिए, इसके चेंज कर दिए, अगर मैंने इसके चेंज कर दिया, रो और कॉलम चेंज कर दिया, तो उसका A1 B1 C1 यहां आ जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो कि A1 B1 C1 इधर से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो A1 B1 C1 अगर यहां आ गया तब भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका मतलब कॉलम इंटू रो भी हो सकता है, सेम तरीके से कॉलम इंटू कॉलम भी हो सकता है क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको मैं एक लिख के दिखा देता हूं, बहुत ही बेकार काम लगता है ये। A1 P1 B1 प्लस B1 Q1 प्लस C1 R1, मैं रो दिखा रहा हूं, A1 P1 B1 Q1 C1 R1। ठीक है, आगे फिर A1 P2 प्लस में B1 Q2 प्लस में C1 R2, फिर ऐसे आपके पास A1 P3 प्लस में B1 Q3 प्लस में C1 R3। ठीक है, ऐसा आप लिखोगे। फिर A2 P1 प्लस में A2 Q1, अरे A2 नहीं B2 Q1 प्लस में आएगा फिर C2 R1। ऐसे यहां पर आएगा A2 P2 प्लस में B2 Q2 प्लस में C2 R2। ऐसे फिर यहां पर आएगा A2 P3 प्लस B2 Q3 प्लस में C2 R3। ठीक है, सिमिलर आप यहां पे लिख लोगे, तीसरी रो को पहली रो से, तीसरी रो को दूसरी रो से, तीसरी रो को तीसरी रो से। इसका वहां पर कैसे काम आता है कि समझना कि अगर मान लो एक आपके पास A वेक्टर था, एक आपके पास B वेक्टर था और एक आपके पास C वेक्टर था, जिसके कंपोनेंट I J K वाले ये थे, I J K वाले ये थे, I J K वाले ये थे, ये लिखा हुआ है। तो ये देखो, और वो एक वेक्टर आपके पास P वेक्टर था, ये Q वेक्टर था, ये R वेक्टर, ये P वेक्टर था, इसके कंपोनेंट ये हैं P1 Q1 R1। आप अगर A डॉट P करोगे, A के ये और P के वो, A डॉट P करोगे तो ये निकल कर आएगा, ये A डॉट P लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। वो क्या लिखा हुआ, अगर ये Q वेक्टर है, A डॉट Q लिखा हुआ है, वो A डॉट R लिखा हुआ है। ये आपका ये क्या लिखा है, B डॉट P लिखा है, B डॉट Q। क्या डॉट कैसे कर रहे हो सर? अरे अगर मान लो ये कंपोनेंट है तीनों किसके, A वेक्टर के, ये कोई पूरा A वेक्टर था, A वेक्टर ऐसे था, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे वैसे तो, लेकिन मैं चलेगा बता देता हूँ, B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ठीक है, ये A वेक्टर था। मान लेते हैं कि P वेक्टर आपके पास क्या था, P1 I कैप प्लस Q1 J कैप प्लस R1 K कैप। किसी को ये ना लगेगा K कैप क्या है, अरे Z में होता है वो, 3 डायमेंशन में, तीसरा भी तो आएगा ना, X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस। फिर आपने अगर A डॉट P निकाला तो आपको पता है I वाला I से होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो A1 P1 और J वाला J से B1 Q1 और आपके पास C1 R1। ये जो प्रोडक्ट निकल कर आया वो यही तो है। अच्छा, इसका मतलब वेक्टर के कंपोनेंट का प्रोडक्ट लिया जाता है अगर, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आता है, डिटरमिनेंट का वहां पर आएगा, हाँ मेट वहां ही आएगा, वेक्टर में निकल कर आएगा। मैंने आपसे कहा था वेक्टर से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, वेक्टर्स के साथ पढ़ाया जाए अगर तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती, आप इसी से निकाल लेते हो। IIT का एग्जाम ही तो आपको निकालना है, आप कौन सा मैथ सीखने आ रहे हो, लेकिन इसी से निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, आप उन चारों में से जो मर्जी आए वो कर सकते हो, जिस तरीके से आप चाहो। ठीक है, दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप, कि अगर इतना बड़ा कोई टर्म लिखा हुआ है, 3 3 के सम में लिखा हुआ है,
तीन तीन के सम में, तो आप उसे दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। अगर तीन तीन के सम में लिखा हुआ है, देखो तीन का सम, तीन का सम, तीन का सम, सारे टर्म तीन तीन के सम में लिखे हुए हैं, तो आप उसे क्या कर सकते हो, ये पहले वाले टर्म उठाओ, a1 b1 c1, पहले वाले टर्म, पहली रो के जो पहले टर्म है वो इधर की पहली रो हो गई, ठीक है। ऐसे ही a2 b2 c2, a2 b2 c2, a2 b2 c2, वो इधर की दूसरी रो हो गई। फिर a3 b3 c3 आएगा, वो तीसरी रो हो गई। ऐसे यहाँ पर p1 q1 r1, p1 q1 r1, p1 q1 r1 तीनों जगह आएगा, वो इसकी पहली रो। यहां पर जो इसका जो दूसरे कॉलम के एलिमेंट होंगे वो इसकी दूसरी रो बन जाएगी, देखो p2 q2 r2, p3 q3 r3। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी में, आपको ये जो मल्टीप्लीकेशन मैंने लिख दिया है, आपको इसमें काम करके पता चाहिए कि हमें रिवर्स ऑर्डर में लगाना आना चाहिए, कि अगर तीन तीन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कोई नहीं करवा रहा आपसे, लेकिन अगर पहले से मल्टीप्लीकेशन करके दे रखा है तो उसको पहचान कर उसको दो डिटर्मिनेंट में बंद करना आपको आना चाहिए, दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में। अब वही क्वेश्चन देख लें इस पर। डिटर्मिनेंट आपको a1 अल्फा 1 प्लस b1 बीटा 1, ठीक है। यहां पे दे रखा है a1 अल्फा 2 a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2। यहां पर दे रखा है आपको a1 अल्फा 3 प्लस में b1 बीटा 3। क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। a2 अल्फा 1 लिखना पड़ेगा पूरा, प्लस सॉल्व एक लाइन में हो जाएगा b2 बीटा 1। यहां पर आ गया a2 अल्फा 2 प्लस में b2 बीटा 2, a2 अल्फा 3 प्लस b2 बीटा 3। यहां पर आ गया a3 अल्फा 1 प्लस में b3 बीटा 1। यहां पर आपके पास a3 अल्फा 2 प्लस में b3 बीटा 2। यहां पर आ गया a3 अल्फा 3 प्लस में b3 बीटा 3। इसकी वैल्यू पूछिए, डिटरमिनेंट देख के होश उड़ जाएंगे कि ये क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है ये। हम इसको अगर बांटने चले गए तो नॉट डिटरमिनेंट बढ़ता है, आपको पता है। पहली रो पांचवी प्रॉपर्टी लगाई डिटरमिनेंट की, पहली रो दो डिटरमिनेंट बनाएगी, और क्या उन दो के ये वाली चार बनाएंगे, 8 डिटरमिनेंट बनेंगे, सॉरी उन दो के ये वाली कितनी बना देंगे, 4 बना देंगे। फिर ये वाली खोलोगे अलग अलग सम में तो ये 8 बना देगी। 8 डिटरमिनेंट खोलने पड़ेंगे आपको। 8 डिटरमिनेंट में वो तो खैर कैंसिल होगा उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन आपको 8 डिटरमिनेंट तक ले जाना पड़ेगा इतने बड़े बड़े टर्म को लिखकर। उससे अच्छा आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि अच्छा ये दो टर्म का सम है, सब दो दो टर्म का सम लिखे हुए हैं, सब तीन तीन टर्म का अगर सम होते तो मैं इसे दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में लिख देता, सब तीन तीन टर्म का सम होते अगर। तो आपने सोचा ये तीसरा टर्म आया क्यों नहीं, ये a1 b1 चल रहा है, सब चल रहा है, ये a3 भी आ गया, बीटा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 में तीसरा टर्म क्यों नहीं आया, सी वाला टर्म क्यों नहीं आया, सी वाला टर्म क्यों नहीं आया। आपने सोचा सी वाला टर्म क्यों नहीं आया। आप सोचो अगर यहां पर आपको अगली लाइन में लिखना, अगर यहां पर आपके पास C1 0 लगा हुआ होता, मतलब गामा भी होता है और वो 0 होता, तो क्या वो टर्म लिखने की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। अच्छा यहां पर आपके पास C1 0 लिखा हुआ होता और यहां पर आपके पास C1 0 लिखा हुआ होता, यहां पर आपके पास C2 0 लिखा हुआ होता, C2 0। तो देखो मैं आपके सामने डिटरमिनेंट बना रहा हूं, ये अपने आप में a1 b1 c1, ये आपका a2 b2 c2, ये आपका a3 b3 और c3 लिखा हुआ है। ये रो से रो मल्टीप्लाई हो रही है। अगर अल्फा 1 बीटा 1 0, अल्फा 2 बीटा 2 0, अगर अल्फा 3 बीटा 3 0। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही आएगा निकल के। मल्टीप्लाई करके a1 अल्फा 1 b1 बीटा 1 c1 0, वो तो हट गया टर्म। a1 अल्फा 2 b1 बीटा 2 c1 का 0 के साथ, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही वो तीसरा वाला टर्म, फिर अगला वाला a2 अल्फा 1 b2 बीटा 1 और c2 के साथ 0, फिर अगले वाले में a2 अल्फा 2 b2 बीटा 2 और c2 के साथ फिर 0। इसका मतलब जो वो दूसरा वाला था, या आप यहां पे 0 ले लो और वहां गामा लिख लो, जैसे दिल चाहे, या दोनों में 0 रख लो, मर्जी है। क्या हुआ कि आपने देखा अच्छा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वही सेम टर्म बनकर आएगा। इसका मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है वो असल में क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। हम 8 डिटरमिनेंट से बच गए सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, कि तीन तीन का सम होता तो मजा आ जाता। तीसरा टर्म ही क्यों नहीं है, हर एक में नहीं है तीसरा टर्म। अगर किसी में भी तीसरा टर्म नहीं है, इसका मतलब वो सारे टर्म 0 हो गए। 0 होगा इसका मतलब जो तीसरे टर्म में मल्टीप्लाई हुआ होगा, दो टर्म के प्रोडक्ट से बनता है ना तीसरा टर्म, जैसे ये दो के टर्म के प्रोडक्ट से बना है, उनमें से एक ना एक 0 रहा होगा हमेशा, तो वो तीनों सब यहां पे 0 थे। और जैसे ही आपको पता चला, आपको पता इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर एक कॉलम 0 हो गया, और अगर इस डिटरमिनेंट में एक कॉलम 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। और अगर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, ये खुद एक नंबर होता है, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आ जाएगा, 0। ऑब्जर्वेशन से, प्योर ऑब्जर्वेशन, और कुछ नहीं किया हमने इसके अंदर, ऑब्जर्व किया है बस।
उल्टी तरफ प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। क्या देखो, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपसे बोला विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। विदाउट एक्सपेंशन आपको बतानी इसकी वैल्यू 1, कॉस के अंदर बीटा माइनस अल्फा, कॉस के अंदर गामा माइनस अल्फा, कॉस के अंदर अल्फा माइनस बीटा 1, कॉस के अंदर गामा माइनस बीटा। यहाँ पे आपका कॉस के अंदर अल्फा माइनस गामा, यहाँ कॉस के अंदर बीटा माइनस गामा, और यहाँ 1। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ऑब्जर्वेशन करनी है पहले। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी कर सकते हो डिटर्मिनेंट, लेकिन एक्सपेंड करके मना कर दिया इन्होंने। ठीक है, इस क्वेश्चन में। अच्छा, बहुत सारी चीजें दे दी हैं, तो कॉस बीटा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस अल्फा, ये सब लिख दिया। अच्छा, ये अपने आप में अगर आप देखो इन सारे टर्म को, जो कॉस के टर्म लिखे हुए हैं, ये दो चीजों के प्रोडक्ट में खुलने वाला है, प्रोडक्ट प्लस सम, कि कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस में साइन बीटा साइन अल्फा। दो चीजों के प्रोडक्ट से एक टर्म बना, प्लस में दो चीजों के प्रोडक्ट से दूसरा टर्म बना, जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में देख रखा है। आओ मैं लिखता हूं आपके सामने। ये 1 लिखा आपने, यहां पर आपने लिखा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहां पर आपने लिखा कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस में साइन अल्फा साइन गामा। यहां पर आपने लिखा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस में साइन बीटा साइन अल्फा। ठीक है, यहां पर आपने लिखा है कॉस बीटा कॉस गामा प्लस में साइन बीटा साइन गामा। यहां पर आपने लिखा है कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस में साइन गामा साइन अल्फा। यहां पर आपने लिखा है कॉस गामा कॉस बीटा प्लस में साइन गामा साइन बीटा। ठीक है, यहां 1, यहां 1। इस डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, और फिर सम लगा हुआ। खाली ये नहीं कि सिर्फ सम लगा हुआ है तो क्या लगाते रहेंगे, नहीं, दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखे हैं दोनों टर्म। जो सम हो रहा है उसमें जो दोनों टर्म लिखे हो, दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो आपको लेकिन सर 1 1 तो नहीं लिखा हुआ, आपने तो कहा था कि 9 के 9 टर्म लिखे होने चाहिए ऐसे, तो 1 को लिखने में कितनी देर लग रही है? क्या लिखोगे? देखो 1 को, आओ मैं इसी स्टेप को, आपको अगले स्टेप में करना है, मैं इसी में कर रहा हूं। 1 लिखा था, कॉस अल्फा था कॉस अल्फा था, इसका मतलब यहां चल रहे थे कॉस अल्फा और यहां चल रहा था साइन अल्फा इस कॉलम में। तो एक तो कॉस अल्फा आएगा और प्लस में आपके पास साइन अल्फा आएगा। 1 भी बनाना है साथ साथ। आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, लेकिन कहीं पैटर्न ना बिगड़ जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा ही करना है। देखो यहां पर कॉस बीटा आया, कॉस गामा आया, साइन बीटा आया, साइन गामा आया। अगर ऊपर चल रहे होंगे पैटर्न पकड़ेंगे तो साइन अल्फा आया होगा, कॉस अल्फा आया होगा, फिर कॉस बीटा आया होगा, फिर कॉस गामा आया होगा। यहां पर साइन अल्फा आया होगा, साइन बीटा और साइन गामा, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायरिंग। 1 ही था ये, तो 1 होगी। अच्छा, यहां पर कॉस बीटा चल रहा है, यहां साइन बीटा चल रहा है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा बनना है। ठीक है, बल्कि ऐसे लिख देता हूं, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, यहां पर आपके पास कॉस बीटा प्लस साइन बीटा साइन बीटा। ठीक है, यहां पर आपके पास कॉस गामा चल रहा है, देखो पूरे कॉलम में कॉस गामा प्लस में साइन गामा साइन गामा। ये हमने लिख लिया। अभी फिर पिछले क्वेश्चन की तरह, कॉस अल्फा मैं दिखाता हूं आपको कि एक डिटरमिनेंट बना होगा आपके पास कॉस अल्फा का, फिर उसके बाद साइन अल्फा का, कि इस डिटरमिनेंट की पहली रो उधर मल्टीप्लाई हुई होगी, तो उधर वाले डिटरमिनेंट में भी जो पहला टर्म होगा वो रहा होगा कॉस अल्फा। रो से रो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन अल्फा मल्टीप्लाई हुआ, इधर रहा होगा यहां पर साइन अल्फा। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं। अच्छा, तीसरा टर्म आया नहीं, इसका मतलब या तो इधर 0 रहा होगा या उधर 0 रहा होगा, उधर लिख देते हैं 0। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, कॉस अल्फा हो गया साइन अल्फा हो गया, एक ही साथ लिख देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा। मैं देख लेता हूं अगला टर्म सही आएगा हमारा, कॉस अल्फा के साथ कॉस बीटा लिखना है यहां पर, तो यहां पर आएगा देखो कॉस बीटा, और साइन अल्फा के साथ यहां पर साइन बीटा। अरे वो है टर्म, सॉरी, कॉस अल्फा के साथ देखो यहां आएगा साइन अल्फा।
ठीक है, देखो ये cos, इधर का कॉलम उधर की रो मल्टीप्लाई हो रही है, cos अल्फा से cos अल्फा, sin अल्फा sin अल्फा, इधर का कॉलम उधर की रो, कॉलम इंटू रो कर सकते हैं, मैं उसे बनाने के लिए कर रहा हूं, ये cos अल्फा से cos अल्फा, sin अल्फा sin अल्फा। अच्छा, फिर अगले वाले टर्म में cos अल्फा पहले लिखेंगे, cos बीटा बाद में लिखेंगे, ठीक है, cos अल्फा पहले लिख लेंगे, cos बीटा बाद में लिख लेंगे। अरे बहुत तकलीफ दे हो रहा है ये, इसको बेहतर बनाना पड़ेगा थोड़ा। cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई होता है आपके पास cos अल्फा sin अल्फा, यहां पर आपके पास cos बीटा sin बीटा, और यहां पर आपके पास cos गामा sin गामा, और इधर 0 0 0 ये बन रहा होगा। वैसे भी दो टर्म आ रहे थे, आपको पता है, इधर का डिटरमिनेंट कुछ भी बने वो डिटरमिनेंट 0, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 आंसर देगा, लेकिन एक बार बना लेते हैं और प्रैक्टिस होगी। cos अल्फा से cos अल्फा मल्टीप्लाई हुआ, sin अल्फा sin अल्फा मल्टीप्लाई हुआ। अगला टर्म लिखने के लिए लेकिन cos अल्फा से cos बीटा मल्टीप्लाई हुआ, इधर वाले cos अल्फा से उधर cos बीटा, उधर sin अल्फा से sin बीटा मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर cos अल्फा से cos गामा मल्टीप्लाई हुआ, और sin अल्फा sin गामा, पहले जो टर्म लिखा हुआ ये वाला टर्म जो बाद में लिख दिया ना मैंने, बाद में लिख दिया, ये असल में पहले वाला टर्म है, ठीक है। ये देखो cos अल्फा से cos गामा मल्टीप्लाई हुआ, उधर के cos अल्फा से इधर का cos गामा, sin अल्फा sin गामा, उधर के sin अल्फा से इधर का sin गामा, तीसरा टर्म आया नहीं तो वो यहां 0 रहा होगा। फिर अगला वाला cos अल्फा से cos बीटा हुआ, ये टर्म कैसे लिखते हैं भाई, cos बीटा से cos अल्फा हुआ है, यहां पर cos बीटा आया होगा, cos बीटा, ये वाला cos बीटा से मल्टीप्लाई हुआ cos अल्फा, फिर sin बीटा से यहां आया होगा sin बीटा, sin बीटा, इस वाले sin बीटा से उधर वाला sin अल्फा मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म लिखने जा रहे हैं ना, ये वाला टर्म, ये 2 1 है, a21, ठीक है, a21 कैसे मल्टीप्लाई, दूसरी रो पहली रो, ठीक है। अच्छा, इधर के टर्म पता नहीं है, आप कुछ भी लिख दो, 3 3 3 लिख दो, लो 3 3 4 5 लिख दो, 1 2 3 लिख दो, जो मर्जी आए लिख दो, ठीक है। यहां पर आपके पास cos गामा sin गामा, इधर तो जो मर्जी आए लिख दो, आपको मतलब ही नहीं, आपको पता ही नहीं ये टर्म क्या था। इनमें से या तो ये वाला कॉलम या वो वाला कॉलम में से कोई एक कॉलम ऐसा होगा इसमें सब टर्म 0 है, क्योंकि तीसरा टर्म सब में नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो तीसरा टर्म बना होगा वो जिन दो के प्रोडक्ट से बना है उन दो में से कोई एक 0 होगा, हमने उसको 0 लिख दिया। और जैसे ही आपको ये पता चला, आपको ये पता चलती आपने बोल दिया कि अच्छा ये डिटर्मिनेंट तो आपका 100% 0 है और ये 0 है, तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात है, मुझे लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगली बात, अगली चीज हमारे पास कुछ आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है कुछ हमारे, ठीक है। उन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनकी कोई टाइप नहीं है, मतलब ये तो एक, ये आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये टाइप, एक टाइप आई आपको क्वेश्चन में दिखेगी, कोई अलग से चीज पढ़ाने की नहीं है, इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस क्वेश्चन। 3-4 आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जो आ चुके हैं, इसलिए उनको करा देते हैं। अब क्या आएगा आगे, नए टाइप निकल आई तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आर इंटीजर्स बिटवीन 1 and 9 एंड, देखो ये देखना है आपको, ये लिखा हुआ A51 B41 लिखा ना, ठीक है, C31 आर 3 डिजिट नंबर्स। ये काम की बात है इसके अंदर, ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, ये 3 डिजिट के नंबर है, ये डिजिट लगी हुई है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 51A नहीं लिखा ये, इट इज नॉट 51A, 51A नहीं है, ये A51 है। A क्या है, ये 100 प्लेस की डिजिट है, 100 प्लेस की डिजिट है, 100 प्लेस की डिजिट है, ये लिखने का तरीका हुआ 100 प्लेस की डिजिट। एंड D इज इक्वल टू, D कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास, जहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर आ गया A51, यहां पर आया B41 और यहां पर आया C31, ठीक है, और ये आया A, B और C इज इक्वल टू 0, देन A, B, C आर इन AP, GP, HP जब भी ऐसा लिखा हुआ, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, और ABC की वैल्यू बताओ, 3A + 2B + 4C कितना होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। ABC आर डिविजिबल बाय, मेन बात है आपको करना क्या है इसके अंदर, आपके पास की क्या है, चाबी क्या है, हम इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे सर, ये लिखा होगा,
ये जो ना ये अपने आप में डिजिट, ये डिजिट वाले क्वेश्चन, डिजिट वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को देख लेंगे बस, हमारा काम उसी में हो जाएगा। एक ही काम करना होता है इसके अंदर, वो काम मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डिजिट लिखी हुई है इसमें आपको ए बी और सी अलग करना है। आपको सर डिजिट को कैसे अलग करते हैं? अगर मेरे पास 149 लिखा हुआ है, मैं इसमें डिजिट कैसे अलग करूं? तो देखो ऐसे होती है, 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस में 9 इंटू 1 और 249 लिखते हैं, अच्छा लगेगा यहाँ पर 249, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। वो नंबर 2 इंटू 100 4 इंटू 10 9 इंटू 1 के बराबर है कि प्लेस से आपने, ये आगे प्लेस वैल्यू थी 2, उसको आपने प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लेस वैल्यू थी 4, उसको 10 से, 9 को 1 से। ये वही थर्ड क्लास में चले गए हम लोग। इससे क्या होगा ना, ए बी और सी अलग हो जाएंगे, वही करने जा रहे हैं। देखो डी इज इक्वल टू, ये आगे लिखा हुआ 5, ये आपका 100 ए प्लस में 50 प्लस में 1, यहां पर आगे लिखा है 4, यहां पर आगे लिखा है 100 बी प्लस में 40 प्लस 1, यहां पर आपका लिखा है 3 और यहां पर लिखा है 100 सी प्लस 30 प्लस 1। ठीक है, और नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास, ये ए, ये बी, ये सी, और ये वैल्यू 0 दे रखी है, मतलब ये डिटरमिनेंट लिख देता हूं, उसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, आपने प्लेस अलग अलग कर दी। जब आपने प्लेस अलग अलग कर दी तो ये जो बना हुआ है ये मल्टीप्लीकेशन नहीं भैया, 3 टर्म नहीं, तीनों टर्म नहीं लिखे हुए हैं ऐसे। ये अपने आप में जो लिखा हुआ है, ये कोई एक रो ऐसे लिखी हुई है, वो 3 के सम में लिखी हुई है। अगर वो 3 चीजों के सम में लिखी हुई है तो 3 डिटरमिनेंट में बटेगी। मैं 3 डिटरमिनेंट में वैसे तो बांट दूं, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, 5 4 और 3। ठीक है, एक बार 100 ए 100 बी और 100 सी आएगा, आएगा, और ये नीचे लगे हुए ए बी और सी। जब आपकी 100 ए 100 बी 100 सी वाली रो निकल कर आएगी, तब सेकेंड रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार निकल कर आएगा, एक बार एक जो डिटरमिनेंट निकल कर आएगा उसमें 100 ए आएगा, 100 बी आएगा और 100 सी आएगा। भाई जो सम लिखा हुआ है उसका पहला टर्म उठा लेंगे, पहला टर्म उठा लेंगे, वो एलिमेंट बन जाएंगे 100 ए 100 बी 100 सी। जैसे ही 100 ए 100 बी 100 सी आया और नीचे एबीसी लिखा हुआ है, तो रो 2 और रो 3 प्रोपोर्शनल हो गई। फिर अगला टर्म लिखोगे, अगले टर्म में यहां पर आएगा 50, यहां आएगा 40, वहां आएगा 30। अगले टर्म में सम का दूसरा वाला टर्म उठाया जाएगा, अगले डिटरमिनेंट में अगले टर्म में सम का दूसरा टर्म उठाओगे, यहां 50 या 40 या 30, 50 40 30 लिखोगे, वो ऊपर 5 4 3 पड़ा हुआ उसके साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब रो 2 रो 1 के साथ प्रोपोर्शनल हो गई, फिर डिटरमिनेंट 0। फिर बचेगा क्या, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1। ये 1 जब निकल कर आएगा तो ना वो ऊपर वाले के साथ प्रोपोर्शनल है और ना वो नीचे वाले के साथ प्रोपोर्शनल है। आपने यहां पे लिख दिया 1 1 1, यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। ओपन कर दिया तीनों को, प्रॉपर्टी 5 लगा दी भैया। उसके बाद आप एक्सपेंशन कर दो, आपका दिल है तो आप अभी और 2 0 बना लो, सब मर्जी है। ठीक है, मैंने एक्सपेंड कर रहा हूं, इतनी क्या मेहनत करूंगा। सी माइनस बी -4 के साथ सी माइनस ए प्लस में 3 के साथ बी माइनस ए की वैल्यू 0, तो 5c माइनस 5b माइनस में 4c प्लस में 4a प्लस में 3b माइनस में 3a की वैल्यू 0 आ गई। यहां से आपका देखो b निकला है -b हुआ, माइनस में 2b हुआ, सो 3b था ना उधर, हाँ, माइनस में 2b हुआ प्लस में c हुआ प्लस में a हुआ इज इक्वल टू 0। तो यहां से a प्लस c की वैल्यू 2b के बराबर आ गई, और ये कंडीशन आपको पता है किसके अंदर है, AP में, ए बी सी आर इन AP। ये सब बच्चों वाला खेल। अब तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया, आपको क्या चीज देखनी थी बस, कि अगर मेरे पास डिजिट में लिख कर आ गया तो क्या करेंगे। तो आपको डिजिट को एक्सपेंड करना है, जैसे आपने सीख रखा है थर्ड क्लास में, वो एक्सपेंड करना है। ये 3 चीजों के सम में लिख कर आ गई पूरी दूसरी रो, उसको 3 अलग अलग डिटरमिनेंट में बांट लोगे। पहला वाला जो आएगा वो नीचे के साथ बन गया प्रोपोर्शनल, अगला वाला जो आएगा वो ऊपर के साथ बन गया प्रोपोर्शनल, दोनों 0, तीसरा वाले को लिख लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक की बात में आपको तकलीफ नहीं होनी है। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, एक क्या है, लेट P बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। मैं 3x3 ऑर्डर की ले रहा हूं, उसमें 2x2 की भी आती है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, 3x3 ऑर्डर सच दैट all the entries in P are from
द सेट, किस सेट से वो, -1 0 और 1, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट P इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने एग्जैक्टली जेई एडवांस का क्वेश्चन लिख दिया। 2 बार कर चुके हैं ऐसी हरकत, एक बार 2/2 का दे दिया, फिर 3/3 का दे दिया, 2/2 का दे दिया, फिर 3/3 का दे दिया। ठीक है, देखना भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आधा कोई तरीका नहीं है। आपको लोगों, आप किताब में जाके देख लो, हिट एंड ट्रायल किया सबने। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि इस मेथड से निकाल लाएंगे कि सर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, क्या अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगा दूं, नहीं, किसी तरीके से नहीं होगा। क्या इसके अंदर हम लोग ये कर दें कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकल कर आती है, अगर सारस रूल से खोल दें तो 3 प्लस के 3 माइनस के, प्लस वालों की मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूं, नहीं। एक्स नहीं लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम और मिनिमा निकाल लोगे, एक्स नहीं लिखा हुआ, 3 वैल्यू दे रखी है, वो 1 0 और -1 पुट करनी है। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है तो आप क्या मेथड लगाओगे, क्या मेथड लगाओगे कि आपने लिखा लेट डिटर्मिनेंट इज, ये डिटर्मिनेंट आ गया a1 b1 c1, या अगर a2 b2 c2, या अगर a3 b3 c3। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये उड़ जाएगी बात, ये उड़ सकती है बात। क्या हो गया, ये मैंने लिख लिया, ये तो मैंने ऐसे ही रफ लिख लिया, ऐसा लिखेंगे डिटरमिनेंट। अगर मैं उसे सारस रूल से एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, इफ वी, ठीक है, एक्सपेंड विद सारस रूल, देखो मैं लिख देता हूं कि क्या करना है, सारस रूल, एंड प्लेस वैल्यूज इन प्लस n माइनस पार्ट ऑल्टरनेटली। इस बात का मतलब समझ में नहीं आएगा, सारस रूल से खोलें और प्लस और माइनस साइन वाले में ऑल्टरनेटली पुट करते रहे वैल्यू, इस बात का क्या मतलब हो? देखो 3 चीजें हैं, -1 0 और 1। आप किसी भी तरीके से करोगे ना, हर तरीके से आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, अब ये जो प्लेस करनी है वैल्यू, ये हर स्टूडेंट अपने तरीके से कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। इस बात का मतलब समझा रहा हूं कि सारस रूल से एक्सपेंड करना है। अच्छा, सारस रूल से एक्सपेंड करना है मतलब कि एक टर्म आया यहां, प्लस में एक टर्म आया यहां, प्लस में एक टर्म आया यहां, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट लगा दिया मैंने, एक टर्म आया यहां, एक टर्म आया यहां, एक टर्म आया यहां। ठीक है, क्या क्या मतलब वो इस बात का कि एक्सपेंड विद सारस रूल और प्लेस करना है अकॉर्डिंगली। आपसे पूछी क्या गई है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, कितनी वैल्यू आ सकती है नहीं पूछा गया है। परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं है ये, परम्यूटेशन का भी क्वेश्चन होता है इसमें कि कितने पॉसिबल है वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगे, मैट्रिसेस कितनी पॉसिबल। ये देखो भाई, अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैंने कहा ऑल्टरनेटली प्लस वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, ये बात बहुत ही, मैं अपनी मर्जी से लिखवा रहा हूं, ये तो अब आप सोचो किताब से देख के लिखा होता अच्छी इंग्लिश होती। सारस रूल से एक्सपेंशन लिखना है, ये एक्सपेंशन, प्लेस वैल्यूज इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव साइड है, ऑल्टरनेटली प्लस करनी है, पुट करनी है, एक बार इधर और एक बार उधर। तो इधर जो वैल्यू आएगी और उधर जो वैल्यू आएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट में पुट करोगे। चेक करते हैं ना साथ साथ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को पता है क्या लगता है, आपकी सबसे बड़ी गलती इसके अंदर, सबसे बड़ी गलती मुझे पता है, एक आध स्टूडेंट है वो ऐसा दिमाग लगा गलती करेंगे इसके अंदर कि सर यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 माइनस में यहाँ -1 या -1 या -1, ठीक है, 3 + 3 कितनी आ गई, 6 आ गई, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक बात है, वो 6 ला के दिखा दो मुझे, 1 और -1 0 पुट करने, 6 नहीं आएगा किस तरीके से। ऐसा होगा ही नहीं कि इन तीनों में 1 बने और साथ साथ इन तीनों में -1 बन जाए। इसीलिए आपको एक बार प्लस और एक बार -1 पुट करना है। अगर आपने इन तीनों में प्लस पुट कर लिया एक साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर हर एक तरीके से नहीं निकलेगा। तो एक बार प्लस वाले में एक बार माइनस वाले में पुट करना है, डिटरमिनेंट में चेक भी करना है। देखो मैं चेक करवाता हूं आपसे, आप कहोगे सर यहां पुट करो, पहले यहां 1 पुट करते हैं। ये 1 कैसे आएगा, इस सारस रूल में यहां खुलता है, यहां तीनों में 1 लिख दिया मैंने, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे 1 निकालेंगे। आप कहोगे सर इन दोनों में -1 इसमें 1 लिख देते तो ये दोनों 1 और ये 1 तब भी तो 1 निकालता। हाँ, यही बात कह रहा हूं, जिस तरीके से भी आप प्लेस करके इसको 1 बना लोगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको रटना नहीं है कि किसको -1 करना है, किसको, किसी को भी कर दो, इन दोनों को -1 इसको +1 कर दो, मर्जी है आपकी। ये 1 आ गया, प्लस साइन पुट कर लिया, अब माइनस साइन वाले में पुट करनी है। वहां पे क्या आना चाहिए मैक्सिमाइज करने के लिए, यहां आना चाहिए -1, यहां आना चाहिए -1। वो -1 कैसे आएगा, वो वाला पार्ट खुलता कैसे, वो खुलता है इन तीनों के प्रोडक्ट से, ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, इनके प्रोडक्ट से खुलता है। मतलब कि माइनस आना चाहिए, इसका मतलब ये तो 1 है ही,
इधर लिख दिया मैंने -1, इधर लिख दिया 1, ये -1 ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता -1 निकलेगा, यहां -1 ही आना चाहिए मैक्सिमाइज करने के लिए, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अब माइनस वाले में पुट कर लिया, अब प्लस वाले में आओ, देखा समझते जाना बात, ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन में, नहीं तो आप अटकोगे इसमें बहुत गंदा। आप इसका आंसर, आप इसका सॉल्यूशन देखना कितना घटिया सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। उन्होंने वो A1 B1 C1 लिख दिया, हर जगह के सॉल्यूशन में लिखा हुआ यही, मल्टीप्लाई करके वो A1 B2 C3 और वो A2 B3 C1 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, आंसर इज 4 आता है इसका आंसर, आंसर इज 4। नहीं आपको तो 3/3 का दिया, 2/2 का दे दे, कुछ और कर दे, -1 0 1 के अलावा कुछ और पुट करवा दें वैल्यू, ठीक है। ये आ गया भाई। अब जरा देखो आगे, अब ये वाला टर्म लिखना है, ये टर्म कैसे निकलता है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, यहां आना क्या चाहिए, आना चाहिए 1, मैक्सिमाइज करनी है ना वैल्यू, 1, ये 1 कैसा आएगा, ये -1 मल्टीप्लाई होगा, एक और -1 चाहिए हमको यहां पर, और उसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, यहां माइनस नहीं आना चाहिए, यहां प्लस आना चाहिए, प्लस का 1, -1 +1 मल्टीप्लाई होंगे 1 निकलेगा, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अब उधर वाले में आपको पता है कि अब अगर उधर देखना है हमको तो यहां पर -1 आना चाहिए, मैक्सिमाइज करनी ना। अच्छा वहां -1 कैसा है, कैसे बनता है वो बनता है इसके प्रोडक्ट से, इसके प्रोडक्ट से और इसके प्रोडक्ट से, ये 1 आ चुका है, ये -1 आ गया, ये यूं जाते हैं ना ऊपर चढ़ते हैं, यानी यहां 1 आना चाहिए कि ये 1 -1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 निकलेगा, यहां -1 नहीं लिख सकते आप। अच्छा अब इधर क्या चाहिए हमको, इधर मैक्सिमाइज करने के लिए 1 चाहिए भाई, यहां 1 आना चाहिए, यहां 1 कैसे आएगा कि ये बनता कैसे, ये वाला टर्म ये बनता है, यू नीचे जाते हैं ऐसे करके, ये दोनों तो 1 है, यहां भी 1 बना दो, और जब मैंने यहां 1 बना दिया तो पूरा डिटरमिनेंट बनकर आ गया मेरा, और पूरा डिटरमिनेंट बनकर आ गया तो उसमें अब आप मर्जी से -1 नहीं लिख सकते, जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। वो कैसे बनता है, इन तीनों के प्रोडक्ट से, इन तीनों के प्रोडक्ट से लास्ट टर्म बनता है ना नेगेटिव वाला, इन तीनों के प्रोडक्ट से, भाई ऊपर चढ़ रहे होते हैं, इनको लेते हैं फिर इसको लेते हैं, इसको लेंगे 1 1 1 तीनों मल्टीप्लाई होंगे, यहां 1 आ जाएगा। अच्छा तो ये बना 3, ये बना, ये 1 से 1 कटा, -1 से 1 कट गया, ठीक है। ये आपके पास निकल कर आया 3 + 1 कितना 4, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, यही तरीका है इसको करने का, ये मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आती है, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। क्या बात करी गई थी कि पुट करते जानी है वैल्यू, अब इसका जो एक्चुअल मेथड है ना, अब वो सर मेथड क्यों नहीं है, मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि भाई 12th में कोई पढ़ाता नहीं है ये सब चीजें, कि अगर मैं इसको वेक्टर से मिला दूं तो आपको इसलिए दिखेगा भी कि ये क्या मतलब हुआ इसकी मैक्सिमम वैल्यू का, ये कैसे क्या कर रहे हैं ये सब, 1 1 1 तो आ गया, 1 2 आया था तो क्या करते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, वो सारी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये जो होता है ना डिटरमिनेंट, एक्चुअली डिटरमिनेंट क्या होता है, A2 B2, कि अगर आपका एक A वेक्टर है जो A1 i कैप प्लस B1 j कैप है, और आपके पास B वेक्टर है अगर जो आपके पास A2 i कैप प्लस B2 j कैप है, या अगर A वेक्टर और B वेक्टर है, ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट है ना ये आपको बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन से पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा ये आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा जिसकी एक साइड ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, दूसरी साइड बी वेक्टर। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो क्या मतलब हुआ, मैं दिखाता हूं क्या मतलब हुआ। ये आया ए वेक्टर, ये आया बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है दोनों, आई कैप जे कैप में लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर, इनसे एक पैरेललोग्राम बनेगा भाई, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको डिटरमिनेंट बताता है। क्या वेक्टर के पैरेललोग्राम का एरिया, मतलब ये जो पैरेललोग्राम होता है सर, ये जो पैरेललोग्राम लॉ में हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, आपको आज बात समझ में आई, ये पैरेललोग्राम लॉ में जो पैरेललोग्राम बनाते हैं इसमें जो ए वेक्टर लिखा होता है, बी वेक्टर लिखा होता है, ठीक है, इसको अगर मैंने कंपोनेंट में लिख लिया आई कैप जे कैप में, इसको भी पोजीशन वेक्टर की तरह कंपोनेंट में लिख लिया, और उनके कोफिशिएंट का अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल दूं तो इसका एरिया आएगा, हाँ इसका एरिया आएगा, इस डिटरमिनेंट का इसका एरिया आता है। तो वो 3/3 में क्या आता है, वो बनती है एक चीज पैरेललोपाइप्ड क्यूबॉइड, समझ लो टेढ़ा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड तो रेक्टेंगल बेस वाला होता है, पैरेललोग्राम बेस वाला, ठीक है, वो इसकी वॉल्यूम बताता है।
जबकि एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे लगा, बी वेक्टर ऐसे लगा, सी वेक्टर ऐसे लगा, एडजेसेंट लाइट लगी हुई है, ये ओरिजिन है। तो इसकी वॉल्यूम, तो इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहे हैं मेनली, वो मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि मैक्सिमम एरिया बताओ। इसका मतलब इस पैरेललोपाइड की मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे क्या सर? नहीं पढ़ेंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम पढ़ेंगे वो अलग टाइप से, डिटरमिनेंट उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाता है, ये नहीं पढ़ते हम। क्यों नहीं पढ़ते ये? क्योंकि लीनियर अलजेब्रा आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उस सब चीज का काम नहीं है। ये क्वेश्चन लेकिन आईआईटी ने ऐसे ही पूछ दिया था। अरे ये लोग करते ये सब हरकत है कि उन्होंने क्वेश्चन पकड़ा दिया आपको वो पैरेललोपाइड पे। अब जिसको पैरेललोपाइड नहीं आता वो ऐसे निकाल सकता है, लेकिन ये अकल एग्जाम के दिन कैसे लगेगी? तो अभी आपको पता चल गई। अगर मैं इसको वेक्टर से मिला दूं पूरे उसको, तो वेक्टर से मिलाने का मतलब ये है कि ये कैलकुलस से बड़ी चीज बन जाएगी, मुश्किल चीज। ठीक है, अगर वेक्टर से मिला दिया जाए, बहुत बड़ा टॉपिक है वो अपने आप में, बहुत सारी चीजें पढ़ानी पड़ जाती हैं उसके लिए। ठीक है, पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वेक्टर 3D 4 चैप्टर होगा वो अपने आप में, 4 चैप्टर होगा, 4 चैप्टर मिला के पढ़ने हैं। और एक तो अलग आपके 4 चैप्टर हो, फिर उनका कंबाइंड जो कि है ही नहीं वो और मिला दो, वो मिला देंगे, सितंबर खत्म हो जाएगा इस चैप्टर में। वेक्टर 3D पढ़ा के करवाने में सितंबर एंड हो जाएगा, और फिर इनका कंबाइंड। इसलिए उसको कोई नहीं छेड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डिटरमिनेंट आपको क्या दिखाता है, एरिया देता है। असल में डिटरमिनेंट क्या चीज होती है कि अगर ये एक वेक्टर, इसके कंपोनेंट ये लिखे हुए, ये दूसरा वेक्टर है, आई कैप वाला ये, जे कैप वाला ये, तो उन चारों कंपोनेंट का मैं डिटरमिनेंट निकाल लूंगा, तो उनसे जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया बताता है ये डिटरमिनेंट। आप इसे चेक करते रहना। ठीक है, डिटरमिनेंट वो एरिया बता देता है। तो वो 3x3 का बनाएगा, वो 3x3 का फिगर। 3x3 में कौन सा पैरेललोग्राम होता है? पैरेललोग्राम नहीं होता, पैरेललोपाइड नाम की एक चीज होती है। क्यूबॉइड नहीं होता वो, पैरेललोपाइड। पैरेललोग्राम बेस होती है, सारे फेस पैरेललोग्राम होते हैं। क्यूबॉइड में सारे फेस रेक्टेंगल होते हैं ना, इसमें सारे फेस पैरेललोग्राम। उसकी वॉल्यूम बताता है 3x3 का डिटरमिनेंट, कि ये अगर एक आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट लिखे हुए 3 अलग अलग वेक्टर के, तो इनसे बनने वाले पैरेललोपाइड की वॉल्यूम बता रहा है वो, इनसे बनने वाले पैरेललोपाइड की वॉल्यूम। और उसकी मैक्सिमम पूछी हुई है, वो आप निकाल सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम। वो मैक्सिमम वॉल्यूम अलग से करते भी हैं, उसमें तीनों वेक्टर ही दे रखे होते हैं, वो सब आप करोगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। ये एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। अच्छा, मेरे ख्याल से अब तो आपके पास, हमारे पास कोई बचा नहीं है और कुछ करने को। हाँ, इतने में हमारा काम हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और लिख दूंगा। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स of having entries 0 and 1 only, with 5 ones and 4 zeros, and 4 zeros. Then number of such matrices एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्री क्या है, 0 और 1 है, सिर्फ 9 एंट्री होती है 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसकी 0 और 1 एंट्रीज है, इसमें 5 1 है और 4 0 है। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो 11 बी के स्टूडेंट ने, मुझे पता रह गया था, उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, भी आएगा, वो भी होगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो पढ़ लोगे उसके बाद ईजी लगेगा। ठीक है, विद 5 1s and 4 zeros, देन नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस आर, कितनी मैट्रिक्स होंगी ऐसी, मतलब कितने अलग अलग तरीके से आप 1 और 0 को बिठा सकते हो। ठीक है, कितने अलग अलग तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो मैं बात समझा दूं आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने यहां 1 बिठा दिया इस जगह पे, तो इस जगह पे 1 ही आएगा, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस प्लेस को भरने का कोई तरीका नहीं बचा, फिर एक ही तरीका है। इसको भरने के कितने तरीके हैं? इसको भरने के 2 तरीके हैं, या तो यहां पर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। अगर यहां 1 आ गया तो इसको भरने के कितने तरीके? एक तरीका।
अच्छा, इसको बनने का एक ही तरीका, हाँ इसको बनने का एक ही तरीका, और इसको इस पे अगर जीरो आ गया तो इसको भरने का एक ही तरीका, फिर यहां पे भी जीरो आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना भाई, ये और ये तो सेम रहने, और यहां वन आ गया तो यहां वन आएगा। इसका मतलब आपको मतलब है इन तीनों से, ये तीनों में आप जो भर दोगे वो यहां आ जाएगा, और बचे हुए टर्म वो यहां आ जाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये तो हिलते नहीं अपनी जगह से, ये तो हिलते नहीं अपनी जगह से। अच्छा, तो मतलब इन तीन जगह पे मुझे टर्म भरने हैं, इन तीन जगह पे कौन कौन से, 1 और 0। अच्छा अच्छा, और इन तीन जगह पे भरने, तो एक मैं डायगोनल की बात करता हूं और एक मैं अपर ट्राइंगल की बात करता हूं। ठीक है, मैंने अपर ट्राइंगल के अंदर मैंने देखो ये भरा 1 0 और 0, 1 0 0 भर दिया। अच्छा, अगर मैंने वहां 1 0 0 भर दिया तो आप मुझे बताओ 1 0 0 तीन अलग अलग जगह आई है, तीन अलग अलग जगह। इसका मतलब इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना है कि 1 0 0 तीन टर्म है आपके पास, उन्होंने तीन जगह पर आपको अरेंज करना है। तीन को तीन जगह पर अरेंज करने के तरीके, तीन चीजों को तीन जगह, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन थिंग्स एन ऑब्जेक्ट्स ऑन एन प्लेसेस, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स ऑन एन प्लेसेस इज एन फैक्टोरियल। ये कितने तरीके से आप इसको तीन जगह पर अरेंज करते हो भाई। 1 0 0 तीन चीजें आई, उसको आपको तीन अलग अलग जगह बिठाना है ना, तो किस तरीके, 1 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, 0 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अगर 1 यहां आ गया तो यहां 0 नहीं आ सकता, अगर यहां 0 आ गया तो यहां 1 नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसके लिए हो जाएंगे आपका 3 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें से दो तो 0 है, और आपको पता है अगर उसमें से व्हेन नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन थिंग्स, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स इन एन प्लेसेस व्हेन आर ऑफ देम आर रिपीटेड, तो आपको पता है रिपीटेड के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझाऊंगा अभी, देखो जिसने नहीं पढ़ा है अभी उसको नई दिक्कत होगी थोड़ी सी इसके अंदर कि क्या, ये बिल्कुल सिंपल चीज है कि तीन को तीन जगह क्यों अरेंज कर रहे हैं सर। अरे ये माना ना कि मान लो 1 1 और 2 0 आए इनमें, 1 1 और 2 0, बाकी कहां गए, या तो 5 1 थे और 4 0 थे। अरे अगर 1 1 यहां आ गया तो दूसरा 1 यहां आ जाएगा, 2 0 यहां आ गए तो बाकी यहां आ जाएंगे, चारों 0 हो जाएंगे। 2 अगर इधर आ गए 0 तो 2 इधर जाएंगे, चारों 0 पक्के हो गए। तो 1 1 आया, 1 1 में चला गया, 2 1 हुए, बाकी 3 1 कहां गए, वो यहां आ गए, वो यहां आ गए। ठीक, अच्छा, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये क्या चीज हुई कि 1 0 0 जो आया था वो तीन अलग अलग जगह बिठाने कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल, उसमें तो 2 रिपीटेड है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय ये डायगोनल वाला भी तो मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये भी एडजस्ट करना और ये भी एडजस्ट करना है। अगर आपने 1 1 लिया है अपर ट्राइंगल में तो 1 1 आ जाएगा लोअर ट्राइंगल में। अगर आपने 2 0 ले लिए तो 2 0 यहां आ जाएंगे, चारों 0 खप गए आपके, 4 0 थे ना, 2 ऊपर आ गए 2 नीचे आ गए। 1 1 आपने यहां लिया था, 1 1 यहां आ गया, 2 1 गए, इसका मतलब इन तीनों में 1 आने वाला है। और आपको पता है 3 को 3 जगह 1 1 1 आने वाला है। 3 को 3 जगह बिठाने के 3 फैक्टोरियल तरीके, और क्योंकि तीनों रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। आज तीन चीजों को 3 जगह बिठाना है आपको, कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल, और तीनों रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट गया, अगर 3 आया निकल के। पहला केस कि डायगोनल में 1 1 1 बैठा और वहां पे 1 0 0 बैठा। 1 0 0 सिर्फ ऊपर क्यों बिठाया सर, नीचे भी तो कर सकते थे। अरे जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, आप उसे नीचे का मान के चल लो। अगर इसको बिठाने के जितने तरीके हैं वो पे इनको का एक ही तरीका है, एक ही तरीका। अगर 1 यहां आ गया तो 1 यहां आएगा, फिर यह इसके लिए कोई वो नहीं है आपके पास, कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है इसके लिए कि इस पे भी तो 1 और 0 में से कोई भी बैठ सकता है। इन पे क्यों नहीं अरेंज कर रहे, इन पे इसलिए नहीं अरेंज कर रहे कि जो अरेंजमेंट वहां हो गया सिमिलर अरेंजमेंट यहां होगा। ये तो डिपेंड करेगा उस पर। आगे आता हूं मैं, बहुत देर समझा लिया बेसिक बात। उसका और क्या पॉसिबिलिटी है भाई, अभी अपर ट्राइंगल में ऐसे लिया था, फिर मैं आता हूं अपर ट्राइंगल पे। दूसरा केस लेते हैं, अपर ट्राइंगल और डायगोनल। ठीक है, अब अपर ट्राइंगल में मैंने ले लिया 1 1 और 0। ठीक है, 1 1 और 0 ले लिया, तो लोअर ट्राइंगल में 1 1 0 अच्छा, डायगोनल में क्या जाएगा, अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में 2 1 आ चुके हैं तो नीचे वाले ट्राइंगल में भी 2 1 आएंगे, 4 1 तो खप गए। तो इसका मतलब डायगोनल में एक आएगा 1 और बाकी दोनों क्या आएंगे 0 0। अपर ट्राइंगल में अरेंज करने के तरीके बताओ, देखो 3 को 3 जगह अरेंज करना, 3 फैक्टोरियल, 2 1 रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय अपर ट्राइंगल के साथ साथ डायगोनल भी अरेंज होगी, साथ साथ अरेंज होती है वो। ये नहीं कि पहले अपर ट्राइंगल कर दिया या फिर डायगोनल अरेंज करेंगे तो प्लस लगा देना, नहीं, पहले अपर ट्राइंगल फिर डायगोनल। डायगोनल में 3 है, 3 को 3 जगह, अभी 1 0 0 कैसे आ सकता है भाई, 1 0 0 आ सकता है,
100 आ सकता है, 100 आ सकता है। आपको दिखा दिया मैं तो तीन ही तरीके हैं। ठीक है, देखो 3 को 3 जगह अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, 2 बार 0 रिपीट हो रहा है ना, एक टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आएगा 3, वो आएगा 3, कितना आगे निकल गया आपके पास 9। दूसरा तरीका आपको कैसा, तीसरा तरीका, आओ तीसरा तरीका देखो। तीसरे तरीके में आप ये सोच सकते हो कि अपर ट्राइंगल में मैंने तीनों 1 बिठा दिए, ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में तीनों 1 बैठ गए तो नीचे वाले ट्राइंगल में भी आपके पास यहां पर 1 1 और 1 आना चाहिए, तो 6 1 की जरूरत पड़ जाएगी। क्या 6 1 है आपके पास? नॉट पॉसिबल। जब 1 ज्यादा थे वही नहीं बैठ पा रहे तो 0 तो बैठ ही नहीं पाएगा। तो यही दो केस बनते हैं, ये दो केस बनते हैं। इससे कितने मेथड निकल कर आए, टोटल मैट्रिसेस कितनी आएंगी? 3 तरीके से आप बिठा सकते हो। अगर 3 तरीके से आप यहां पर वो 5 1 और 4 0 अरेंज कर सकते हो तो 3 अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगे। अगर 9 तरीके से आप इसमें अगर 9 तरीके से अरेंज कर सकते हो तो 9 अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगी। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बनी? 27, ये 12। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 12। ऐड क्यों किया? क्योंकि या तो वो वाला केस होता जिसके अंदर 3 1 डायगोनल में बैठे थे, ये वाला केस होता इसके अंदर 1 1 डायगोनल में बैठा था। या लगा हुआ है बीच में, दोनों नहीं हो सकते एक साथ, या लगा हुआ प्लस होगा। ठीक है, ये सब बातें अब आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिनको आता है उनको आसानी से समझ में आनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ रखा नंबर ऑफ मैट्रिसेस की बात थी, इससे आगे की हमारे पास कोई बात नहीं है। बाकी आप जेई एडवांस से क्वेश्चन करना। मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन जेई एडवांस में है 2012 का, पैराग्राफ का क्वेश्चन है वो, ठीक है, जिसमें टीपी इज इक्वल टू ए, उन्होंने ग्रुप बना दिया, मतलब वो भी हद करते हैं, मैट्रिक्स का ग्रुप बना दिया, ए इज इक्वल टू ऐसे करके ए बी सी ए। ठीक है, जहां पर ए बी सी जो है वो बिलोंग करता है 0 1 से लेकर p - 1 तक। ठीक है, इसके अंदर आपसे डिविजिबिलिटी वगैरह के बारे में पूछा। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये आईआईटी ने गलती करी थी। ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा नहीं। आपको जो सोचना चलो सर को नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, ये मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही डेप्थ में नंबर थ्योरी लगती है। ठीक है, बहुत डेप्थ में नंबर थ्योरी कि आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी की कंडीशन। आपको पता, हमको पता है सर, हमने एनटीएससी वगैरह की तैयारी करी है, हमने 50 ओलंपियाड दिए हैं, आपने दिए होंगे, ठीक है, कोई ओलंपियाड उसमें से ऐसा नहीं है, कोई ओलंपियाड केवीपी कोई एग्जाम नहीं है ऐसा जो इस लेवल की नंबर थ्योरी पूछता हो। ठीक है, जिस लेवल की इसमें लग जाएगी आकर। नंबर थ्योरी अलग से टॉपिक है, नंबर थ्योरी बहुत मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, बीएससी वगैरह में भी नहीं होता नंबर थ्योरी, तो एक आध इंस्टीट्यूट में होगा। ठीक है, नहीं तो बीएससी में भी नंबर थ्योरी पे हाथ नहीं लगाते, नंबर थ्योरी से होता है जितनी डिविजिबिलिटी से पूछते। अच्छा, नंबर थ्योरी में वहां तक पहुंचने के लिए जो बातें इसमें लगेंगी, बहुत सारी चीज समझानी पड़ेंगी। नंबर थ्योरी अपने आप में 16-17 क्लास का टॉपिक है। ठीक है, 16 उसमें से 7-8 क्लास लेनी पड़ेंगी वहां तक पहुंचाने के लिए, जहां तक आपको पहुंचाना। हाँ, आप हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये करें तो आ जाएगा, ये करें तो आ जाएगा, ये करें तो आ जाएगा। कुछ बच्चों को इंट्यूशन से आ सकता है कि हाँ यही होगा आंसर, ऐसा ही होगा। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रोसेस लिखने का है, जो नंबर थ्योरी का प्रोसेस है, वो लेंथी प्रोसेस है। मतलब इस क्वेश्चन की इतनी हालत है कि सिंगेज इतनी अच्छी किताब है ना, उसने आंसर लिख दिया सॉल्यूशन की जगह पर, आंसर लिख दिया है, आंसर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि नंबर थ्योरी उन्हें पता है, नंबर थ्योरी टच नहीं कर सकते वो कैसे समझा दें आपको नंबर थ्योरी। ऐसा नहीं है कि तिवानी सर को आनी रही है नंबर थ्योरी, ना आती होगी, 100% आती होगी, लेकिन कैसे टच कर दें वो नंबर थ्योरी, वो उलझ जाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, इस पे दिमाग मत मारना, डाउट ना लेकर आए, मैं अकेले में भी नहीं बताऊंगा इसको। अगर सर अब की बार आ गया, छोड़ना पड़ेगा आपको, नंबर थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, लेंथी टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है, बहुत ही ज्यादा प्रूफ है उसके अंदर, सारी बातें प्रूफ में होंगी उसमें। ठीक है, तो मैं ये एक क्वेश्चन है 2012 का, ये शायद जेईई एडवांस का, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने दे दिया था, वो अलग बात है, कभी कभी पकड़ा देते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी आता है, वो ऐसा क्वेश्चन है, छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है मैट्रिसेस का चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट खत्म होने के बाद
जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है फंक्शंस। ये आपकी सैटरडे की क्लास होगी ना, ये वाली तो फ्राइडे सैटरडे की क्लास होगी। सैटरडे की क्लास ये होगी, तो सैटरडे की क्लास के बाद इसका नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे फिर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस बहुत लेंदी चैप्टर है अपने आप में। जो एक चैप्टर जिसको अगर सबसे लेंदी बोला जाए तो फंक्शन है। वैसे तो सबसे बड़ा चैप्टर ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एनसीईआरटी के हिसाब से एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम 4 चैप्टर में पढ़ाते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, थ्योरम, 4 अलग अलग चैप्टर। ठीक है, तो वो 100 पेज के 4 चैप्टर हो तो वो तो 400 पेज का चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो वैसे तो वो बड़ा, लेकिन फंक्शंस अपने आप में, फंक्शंस बहुत बड़ा चैप्टर है। आज आपका ये शुरू होगा, क्या डेट है आज? 24 है। हाँ, कल वाला लेक्चर है ना, फ्राइडे है, 24 है। तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा ये, मतलब कि ये बकरीद के बाद आपको पढ़ पाएगा ये। अच्छा, उस टाइम पे तो 2 महीने लेके जाता है फंक्शन। फंक्शन के टाइम पे ऐसा करेंगे ना कि 6 दिन क्लास रख देंगे, नहीं तो वो बहुत टाइम लेके जाता, 2 महीने लेके जाता है फंक्शन। मतलब कि पूरा अगस्त ले जाएगा, पूरा सितंबर ले जाएगा। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि 15 सितंबर तक खत्म कर दें। बहुत लेंदी, बहुत बेस बनाएगा कैलकुलस का कि अगर फंक्शंस आपका हल्का रह गया, आप अटकोगे ही अटकोगे कैलकुलस में, अटकोगे। फंक्शन से क्वेश्चन आता है क्या सर आईआईटी में? आपके दिल में सवाल है, कोई क्वेश्चन नहीं आता फंक्शन से, तो क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन नहीं आता आईआईटी में, लेकिन हर 2 सेकंड में सर्किल पे टेंजेंट खिंची हुई होती है, आपको पता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन की जरूरत थी इतनी ज्यादा। फंक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभार आ जाता है फंक्शन से क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह क्वेश्चन ही ना आए, कभी आ भी जाता है 2-3 साल में एक बार एक क्वेश्चन मुश्किल से। लेकिन मेन जो कैलकुलस के क्वेश्चन आते हैं ना, कैलकुलस का सबसे ज्यादा पार्ट आता है फंक्शन में बेस्ड है पूरा। अगर फंक्शन हल्का रह गया वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आप बेस ही नहीं बनाओगे, कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक है, तो इसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वैसे जब मैं बताऊं आपको, डिटर्मिनेंट के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी होती है एक्स वगैरह देकर, तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना होता है और वो मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ता है। डिफरेंशिएशन तो सीख लिया हमने, मैक्सिमम मिनिमा में करेंगे वो क्वेश्चन, वो भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन के अलावा सब क्वेश्चन अप्रोचेबल है आपके लिए, इस क्वेश्चन के अलावा वो सब आप कर सकते हो।